अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके चैप्टर 2 क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान की वीडियो बना रहे हैं। उस सिलसिले में हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि रेनफॉल कैसा है, कहाँ है, किस तरह के क्लाइमेटिक जोन है हमारे यहाँ। आज हम डिस्कस करेंगे उन क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान है, ये कोई भी बता सकता है। थोड़ा सा भी डिस्कस कर लें तो आसानी से समझ में आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसे 4 क्लाइमेटिक ज़ोन है ना, तो हम हाईलैंड की बात करेंगे। और देखिए, मैं आप ही से पूछूँगा और आप लोग ही जवाब दे देंगे। मुझे कुछ ज़्यादा शायद इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हाईलैंड्स के अंदर विंटर और समर, जब भी आप बात करेंगे, मैंने बताया आप क्लाइमेट के हवाले से बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे और रेनफॉल की बात करेंगे। ठीक है? तो हाईलैंड के अंदर विंटर कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा होती है। ठीक है? तो इस सूरत में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी? विंटर में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा? तो अब ज़रा विंटर से रिलेट करके आप ये बताइए कि लोगों की ज़िंदगियाँ विंटर में कैसी होती होंगी यहाँ पे? क्या मसाइल होते होंगे? पॉइंट नंबर 1, एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा? क्या विंटर में एग्रीकल्चर हो सकता होगा? नहीं हो सकता भाई, बर्फ़ पड़ी हुई है, चीज़ें जमी हुई हैं। अगर पौधे हैं तो पौधे जम चुके हैं। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे तो फसल तबाह हो जाएगी। वैसे भी नहीं, हर चीज़ नहीं उगती। ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट के करीब करीब आपका चल रहा होता है, तो एग्रीकल्चर नहीं होता। इसी तरह से और क्या मसले हैं? आपकी जो ग्रेजिंग है वो भी नहीं हो सकती। ग्रेजिंग क्या होती है? जो जानवरों को आप चारा वारा खिलाते हैं ना, चरवाते हैं, जैसे वैलीज के अंदर आप जानवरों को लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसमें आप जानवरों को लेके ग्रेजिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? घास पे ही बर्फ पड़ी है भाई। तो वो लोग जानवरों के साथ क्या करते होंगे फिर? क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्दर्न एरियाज़ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि वो जानवर पालते हैं। ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। तो जानवर अगर पालते हैं तो फिर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो क्या करते हैं? हाँ, यस, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। शाबाश। तो इसको हम सीज़न के एतबार से या क्लाइमेट के एतबार से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। हम इसको कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है गर्मियों में अपने जानवरों को पहाड़ों में ऊपर की तरफ ले जाएं जहां सब्जा मौजूद होगा गर्मियों में, और सर्दियों में अपने फ्लॉक्स को लेके नीचे आ जाएं। ये जो सीजनल माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन तो ह्यूमंस को रेफर करती है ना, जब जानवरों को ऊपर नीचे ले जाना हो रहा होता है तो ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। तो हर्ड्स जो है वो बड़े बड़े हर्ड्स को ऊपर और नीचे इस तरह से ये लेके ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा इनकी लाइफ पे सर्दी गर्मी से क्या फ़र्क पड़ता होगा? टूरिज्म इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पता है आप लोगों को नॉर्दर्न एरियाज़ की लाइफ में है क्या? एग्रीकल्चर थोड़ा सा है, जिसके अंदर के फार्मिंग भी है, और वो भी हैं आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स या इस तरह के काम भी हैं। फार्मिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि सीजनल आप फार्म उगा रहे हैं, या आपके पास बाग लगे हुए हैं, बागों में से आप फल तोड़ रहे हैं। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ही उगते हैं। खुबानी है, जैसे आड़ू है आपका, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ज़्यादातर, अखरोट हैं, चिलगोज़े हैं। ठीक है? तो फार्मिंग की बात हो रही थी, तो फार्मिंग में मैंने कहा कि सर्दियों में तो नहीं होती होगी, गर्मियों में हो जाती होगी। तो ये सीज़न की वजह से इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि सर्दियों में फार्मिंग नहीं होगी, गर्मियों में होगी। सीज़न की वजह से इनके जानवरों को पालने के ऊपर क्या असर पड़ा कि ट्रांसह्यूमेंस होगी। क्या मतलब हुआ कि सर्दियों में नीचे आ जाएंगे, गर्मियों में ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह से इनकी लाइफ पे एक अगली चीज़ क्या है? टूरिज्म। तो टूरिज्म की वजह से टूरिज्म के ऊपर क्या असर पड़ता होगा क्लाइमेट का? सर्दियों में टूरिज्म ज़्यादा होता होगा, गर्मियों में? ज़्यादातर इलाके सर्दियों में ब्लॉक हो जाते हैं। जब इलाका ब्लॉक हो गया तो फिर टूरिस्ट जाएंगे कैसे? तो सर्दियों में कुछ ही इलाके खुले होते हैं, जैसे कालाम खुला होता है सर्दियों में। ठीक है? मालम जब्बा खुला होता है, लेकिन कागान बंद होता है। मरी खुला होता है। सवात तो वही हो गया ना, सवात कालाम। ठीक है? तो
जो खुला होता है वहाँ सर्दियों में लोग जाते हैं, जब बर्फ़बारी होती है वो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो निस्बतन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि बर्फ़बारी के शुरू में जा सकते हैं आप, जब बर्फ़बारी अच्छी पड़ चुकी होती है तो फिर रास्ता बंद हो जाता है वहाँ का भी, फिर वो लैंडस्लाइडिंग का चांस बढ़ जाता है। गर्मियों में निस्बतन बड़ा सीज़न होता है। कब से शुरू होता है? तकरीबन अप्रैल के एंड से, मई से शुरू होता है और अगस्त के एंड तक चलता है। अगस्त में वो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को कहते हैं अब अगस्त में ना आए, आजकल अगस्त का महीने में बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लडिंग्स का चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन आप समझ लें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने जो हैं वो तो आपको मिल जाते हैं टूरिज़्म के। सो सीज़नल हो गया ये काम। क्लाइमेट के चेंज होने से इनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है कि 4 महीने जो है वो लोग उनके कारोबार के लिए आ रहे हैं और बाकी साल नहीं आ रहे। चलो दिसंबर में 1 महीना और जा रहे हैं, दिसंबर या जनवरी में, जबकि बर्फ़बारी पड़ रही है। इस दफ़ा तो जनवरी के एंड पे पड़ी है, फ़ेब में पड़ रही है। तो बर्फ़बारी वाले महीने में चले गए बहुत से बहुत, ठीक है। तो यस, नॉर्दर्न एरिया के लोगों के ऊपर असर पड़ता है क्लाइमेट का, और क्या असर पड़ता है ये हमने बताया, ठीक है। हाईलैंड की क्लाइमेट का लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है पता होना चाहिए आपको। फिर आगे चलते हैं। एरिड जोन की क्लाइमेट का लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता होगा, ये बात करते हैं। तो वही चीज़ें निकालते हैं, एरिड जोन के लोग जिंदा कैसे रहते हैं। क्या एरिड जोन के अंदर एग्रीकल्चर होता है? एरिड जोन में एग्रीकल्चर होता है? नॉर्मली ज़्यादातर एग्रीकल्चर नहीं होता, बहुत कम होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एरिड जोन का मतलब क्या हुआ, सहरा। सहरा में तो बारिश ही नहीं होती, लेकिन सहरा का वो इलाका जो नॉर्मल ज़मीन से कनेक्टेड है, क्योंकि सहरा की ज़मीन बटी भी तो है ना, यहाँ पे ज़मींदार रहते तो हैं, ज़मीन में कुछ होता नहीं है लेकिन ज़मींदार होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये पानी को नहरों के ज़रिए से सहराई इलाके की तरफ लेके आ रहे हैं, आहिस्ता 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 सहरा को श्रिंक करवाते जा रहे हैं, और वहाँ से जो है वो पानी नहरों के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, पूरा जो पंजाब का जो लोअर एरिया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पहले सहरा ही था। रहीम या खान है, भावलपुर है, ये पूरी पूरी रियासत कायम हुई, पहले ये सहराई इलाका था, यहाँ पे पानी पहुँचाया गया, पानी पहुँचा के इसको, और फिर ये बहुत रिच हो गया। पता चला कि ज़मीन में पानी नहीं था, लेकिन जब पानी पहुँचा तो पता चला कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद हैं जो कि पौधे उगने में हेल्प करते हैं। तो एरिड जोन के भी जो जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे तो फसल उगाते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे पानी पहुँच जाता है, दरिया उसका, नहर का पानी, ठीक है। तो लेकिन ये भी ऐसा भी होता है कि साल में कभी एक आध दफ़ा बारिश होती है, या 2-3 साल में एक आध दफ़ा बारिश होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये वाला हमारा सहरा नहीं है कि 200 साल हो गए आज तक बारिश का एक कतरा नहीं बरसा, ऐसा वाला नहीं है। तो कुछ ना कुछ हो जाती है कभी कभी, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। तो एरिड जोन के अंदर एक तो मसला ये हुआ कि रेनफॉल ना होने की वजह से दे हैव टू ब्रिंग वाटर, कैनाल वाटर, ये इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक असर पड़ा, ठीक है। कैनाल वाटर लेके आएंगे तो फिर पानी लाने के लिए, पानी नहरों से बहता हुआ ज़ाहिर खुश्क होता जाएगा, जितना अंदर तक आएगा इतना अंदर तो नहीं आ सकता। तो इन इलाकों तक तो पानी पहुंचा, यहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या करते होंगे फिर, दे हैव टू गो टू दीज एरियाज एंड ब्रिंग वाटर है। और ज़ाहिर है इकनॉमिकली तरक्की याफ्ता लोग नहीं है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती होंगी, रोज़ाना सुबह ख़वातीन उठती होंगी, सर पे मटके रखती होंगी, जाके वहाँ से पानी भरती होंगी, फिर शायद दोपहर तक वो पानी लेके आती होंगी, फिर पानी जाना, पानी लेने जाना, पानी लेके आना, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम तो इसी में निकल गया, दिन का हिस्सा निकल गया। तो ये क्लाइमेट ने इनकी ज़िंदगी पे असर डाला ना, कि उनको वाटर अरेंज करना उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। ये लोग जो हैं वो ग्रेजिंग करवाते हैं, ये लोग भी जानवर पालते हैं। अच्छा, जानवरों में गाय नहीं पालते, बकरियां पालते हैं। बकरी छोटी होती है निस्बतन, कम खाती है गाय के मुकाबले में, तो बकरियों के रेवड़ पालते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, जहाँ कहीं हल्की फुल्की सी बरसात होती है वहाँ थोड़े बहुत पौधे उगते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, बकरी उनकी वो खा ले थोड़ी सी। तो ऊँट पालते हैं, सहरा में ऊँटों का, इसी तरह से इनके यहाँ एक सिस्टम होता है जिसको आप कहते हैं कारेज। ये बलूचिस्तान के एरिड जोन्स में इस्तेमाल होती है, ये इधर सिंध में नहीं होती इस्तेमाल। कारेज क्या होती है? बड़ा ही जीनियस वे थी, किसी ने सोचा था कि थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये देखिए कि यहाँ कहीं पानी की सोर्स अवेलेबल है, और ये पूरा इलाका जो है वो, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है ना पहाड़ी सा इलाका है, लेकिन बलूचिस्तान में भी डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट मौजूद है, और बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ बारिश कम होती है, तो एरिड टू सेमी एरिड जोन बन जाता है वो। अब यहाँ पानी मौजूद है लेट सपोज, लेकिन सख्त गर्मी है, खुश्क है, हवा बिल्कुल खुश्क है। खुश्क हवा का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप दरिया का पानी पहुंचाने की कोशिश भी करें तो पानी इवेपोरेट होता है, ज़मीन में जज्ब हो जाएगा, ऊपर हवा में इवेपोरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा पानी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो अंडर द माउंटेन, अंडर द लैंड, इन्होंने चैनल बनाए पानी के, खुदाई करके, ये खुदाई करके यहाँ चैनल बना दिए, पूरा पानी का गुजरने का रास्ता, और इस तक एक्सेस करने के लिए वर्टिकल वेल्स बनाए, इनके ज़रिए से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बड़ा अजीब व गरीब सा देखने को मिलता है कि आप चलते हुए जा रहे हैं पहाड़ पे, उसके यहाँ पे एक सुराख है, सुराख से नीचे झाँक के देख रहे हैं तो नीचे एक दरिया बह रहा है, तो कैनाल वाटर नीचे से बह रहा होता है, ये कारेज कहलाती है। ये बड़ा एक जीनियस सोल्यूशन था कि इससे क्या होता है कि सनलाइट नहीं पड़ती पानी पे, और पानी के ऊपर डायरेक्ट हवा टच नहीं कर रही, वो जो खुश्क हवा है, तो ये पानी सेफ रहता है, उड़ता नहीं है, तो ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है इनको पीने के लिए। खैर, अब जो मॉडर्न दौर है इसके अंदर पाइपलाइंस बन गई हैं और पाइपलाइंस के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है, तो उसके वेपोरेशन का मसला ख़त्म ही हो गया एक तरह से। लेकिन कारेज़ अभी भी कहीं कहीं चलती हैं, मतलब पूरे बलूचिस्तान में कारेज़ों के कई नेटवर्क्स थे, तो उसमें से अक्सर नेटवर्क बंद हो गए, इसी वजह से क्या मॉडर्न वाटर सप्लाई के सोर्सेज आ गए हैं। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए बाकायदा आपको एक फ़ौज चाहिए होती थी मज़दूरों की, जो एक खुदाई को हर वक्त मेंटेन करे, पत्थर गिरते रहते थे उनको साफ़ करे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने इसको यूज़ करना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी 2-3 कारेज सिस्टम ऐसे हैं जो एक्टिवली चल रहे हैं और उनको बाकायदा मैनेज किया जा रहा है, और कुछ ऐसे भी चला रहे हैं कि वो हेरिटेज की वजह से चला रहे हैं। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट आया ना क्लाइमेट की वजह से, कि उन्होंने उनको कुछ नया ईजाद करना पड़ा अपनी क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए। और नॉर्मली लोगों के लिबास, जो हाईलैंड इलाके के लोग होते होंगे वो गर्म लिबास पहनते होंगे, वो गर्म खाने खाते होंगे, और जो एरिड जोन में रहते होंगे वो ठंडे लिबास पहनते होंगे। वो खाना तो बेचारे खाते कैसे होंगे पता नहीं। आपने सुना है पिछले दिनों काफ़ी मसाइल हुए थे, कितने बच्चे मर गए थे थर में, खाना ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से लोग बच्चे मर गए, खाना पानी नहीं मिल रहा इतना। तो ये भी उनकी लाइफ का एक हिस्सा है कि दे हैव टू स्ट्रगल टू गेट फूड, क्योंकि एग्रीकल्चर हो नहीं रहा और पानी लाना मुश्किल है, इतना नहीं है तो खाना आएगा कहाँ से। तो लास्टली फिर ये लोग गुजर बसर के लिए क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट पे गुजारा करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है बारिश से या मौसम से। बारिश हो या नहीं हो, हैंडीक्राफ्ट तो घर में बना सकते हो ना। फैक्ट्री लगती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री को भी एनर्जी रिसोर्स भी चाहिए, वाटर रिसोर्स भी चाहिए, दोनों यहाँ पे नहीं है, ना वाटर रिसोर्स है ना एनर्जी रिसोर्स है। तो फिर ये लोग हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। आखिरी बात, इसके बाद ही बंद करूँगा ये टॉपिक, यानी एरिड जोन का, कि एरिड जोन में लेकिन एक बात मानी गई दुनिया भर में, कि जो एरिड जोन आज है वो पहले एरिड जोन तो नहीं होगा। दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज बड़े आते रहते हैं, जैसे आपको पता है ना, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी माउंट एवरेस्ट तक का एरिया पूरा समंदर के नीचे था पहले, समंदर के चलने की वजह से माउंट एवरेस्ट बनी थी। तो अब वहाँ समंदर नहीं है, अब यहाँ लोग रहते हैं। तो इस तरह से जहाँ सहरा है पहले यहाँ सहरा नहीं होगा, पहले यहाँ पे जंगल होगा हो सकता है, और ये जंगल की ज़माने में दब गया होगा। ये सारी कहानी हमें कहाँ से पता है? ये सारी कहानी हमें पता है सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जो एरियाज़ हैं जो सहरा के इलाके हैं, इन सहरा के इलाकों में खुदाई की तो पता चला अंदर तेल के ज़ख़ीरे मौजूद थे। तो हुआ क्या था कि पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगलात होते होंगे, और जब कोई ज़लज़ला, तूफ़ान, ज़मीन के अंदर कोई चेंज आया तो ये अंदर चले गए। जब ये अंदर चले गए तो अंदर ही अंदर हज़ारों साल में जो वो ग्रीन मास था, वो जो बायोमास था, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गया। तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऑयल एंड गैस वॉज देयर। तो जब हमने सऊदी अरब को देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई इधर भी होगा, ये भी उसी टाइप का इलाका है, सहरा सहरा सा, मिट्टी मिट्टी सी। तो हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमें मिला।
तो ये बात दुरुस्त हो गई, हमारी साबित हो गई कि बज़ाहिर एरिड जोन में अभी कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन एरिड जोन के नीचे बहुत कुछ हो सकता है। तो आप उसको अगर डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर या तो बलूचिस्तान में मिलते हैं या फिर सिंध में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? एरिड जोन है। एरिड जोन जो आज एरिड जोन है, पहले कभी उसमें कुछ ऐसी वेजिटेशन होती होगी जो जो पलट गई, अंदर चली गई, तो अब वो एरिड हो गया। तो अब उस वेजिटेशन के सुराग में आप अंदर जाते हैं तो अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलता है। आपको पता है दुनिया का एक बहुत बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास है, शायद सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट। वो कहाँ पाया जाता होगा? वो थर में पाया जाता है, एरिड जोन। तो कुछ ख़ास एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स जो है ना इन एरिड जोन में मौजूद हैं। जब हम उनको प्रॉपरली निकालने के काबिल हो जाएंगे तो फिर इनकी इकॉनमी चेंज हो जाएगी। अभी तो इनकी इकॉनमी बिल्कुल बेसिक लेवल की हम बात कर रहे हैं कि बारिश नहीं होती तो बेचारे भूखे प्यासे लोग हैं। तो क्या हम सऊदीया के बारे में ही कहते हैं? सऊदी अरब में बारिश नहीं होती, बेचारे भूखे प्यासे लोग हैं। भाई 1960 से पहले यही कहते थे। अब पता है 1960 से पहले सऊदी अरब चलाने के लिए हम पैसे देते थे, यार सऊदीया चला लो यार। मतलब जो हरमैन का मामला था ना, हज हज होना है, हर साल हज होना है, हज पे खर्चा होना है, लोग आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करनी है, कौन करेगा? तो यहाँ से पैसे जाते थे कि भाई सऊदी अरब बेचारा बेचारा सऊदी अरब, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो मैनेज कर सकें। तो ये आपके जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले यहाँ के जो मुख्तलिफ नवाब थे, उन्होंने बाकायदा अपने सेक्शंस बनाए हुए थे कि ये सेक्शन हम संभालेंगे, ये जो आए खिलाएंगे हम, पिलाएंगे हम, इंतज़ाम हम करेंगे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद बहुत मशहूर था इस मामले में कि उसने सऊदीया की, यानी उस वक्त तो सऊदी नहीं कहेंगे आप उसको, उस वक्त अरब की बड़ी हेल्प की। फिर 1960 के अराउंड कहीं इनके यहाँ पेट्रोल निकल आया कि नीचे नीचे कुछ है, नीचे कुछ है, तलाश किया तो वो समंदर था नीचे पेट्रोल का, मतलब ऑयल का। उसके बाद अब आज ये कह सकते हैं वहाँ बारिश नहीं होती, बेचारे गरीब हैं। नहीं भाई, आज वो हमें हेल्प करने के लिए इतने पैसे हैं उनके पास कि वो आपसे कहते हैं भाई कुछ पैसे जैसे चाहिए तो ले लेना, ज़रूरत पूरी कर लेना अपनी। इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि वो सहरा में जो है वो जन्नत बना रहे हैं। आपने सुना है आज एक नया शहर बन रहा है उनके यहाँ, न्योम के नाम से। नेयोम, न्यू और यौम, नया दिन, न्यू डे, नया दिन, नई ज़िंदगी। सहरा में एक ऐसा शहर बना रहे हैं जो हरा होगा, जब इन बिटवीन द डेजर्ट, और वो नेचुरली हवा से जो है वो नमी एब्जॉर्ब करता होगा, ऑर्गेनिक किस्म के वहाँ पे पौधे उगते होंगे। आप बाहर देख रहे होंगे, मतलब शीशे की दीवारें होंगी, बाहर देख रहे होंगे सहरा ही सहरा, अंदर देख रहे होंगे कूल वेदर, जैसे कि आप किसी बाग में बैठे हुए हैं, आपको हर तरफ पौधे ही पौधे, सब्जा ही सब्जा दिख रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? वो ऑयल के पैसे आ रहे हैं। तो वो इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। फिर एरिड जोन ही था, लेकिन अब आप ये डिस्कस नहीं करेंगे कि जी चूंकि क्लाइमेट बहुत एरिड है तो बेचारे भूखे रहते होंगे तो पानी नहीं होता होगा। नहीं भाई, उन्होंने सारे मसलों का हल निकाल लिया एक दफ़ा, उनके पास ऑयल निकला, पैसे आए, तो मसलों का हल खुद ही हो गया। जैसे कि यूएई ने जो है पैसे आए तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेन शुरू करा दी। उस पर खर्चा बहुत होता है, उन्होंने कहा होने दो खर्चा, पैसे बहुत है हमारे पास, बारिश कराएंगे हम, कोई मसला ही नहीं। इसकी वजह से हमारा रेन पैटर्न चेंज हो गया। एक जगह आप दुनिया में कहीं वेदर से छेड़छाड़ करते हैं तो उसके आसपास दूसरे इलाकों में भी वो पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बज़ाहिर एरिड जोन की क्लाइमेट क्या है? ड्राई है, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता आसानी से, कारेजें बनाते हैं बड़ी मुश्किल से, कहीं ना कहीं पॉन्ड्स बना के पानी स्टोर करते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, जानवरों को पालते हैं, इधर उधर लेके घूमते रहते हैं, जहाँ कहीं पानी मिल जाता है वहाँ पानी से गुजारा करते हैं, और हैंडीक्राफ्ट से ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, वो इलाके जहाँ पे कि नहर का पानी पहुँच गया है, वहाँ बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन बन गई है, वहाँ पे बड़ा अच्छा एग्रीकल्चर हो पा रहा है, जैसे कि भावलपुर, कानपुर, नईमिया खान वगैरह। ये हमने एरिड जोन की क्लाइमेट डिस्कस की, और क्लाइमेट की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं डिस्कस किया। लो लैंड की क्लाइमेट तो डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं। लो लैंड का मतलब है हमारे मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों की क्लाइमेट जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे डिक्टेट हो रही है, वो डिक्टेट हो रही है हमारे मॉनसून और हमारे नहरी निज़ाम की वजह से। या तो बारिश मानसून की आ जाती है या वेस्टर्न डिप्रेशन की बारिश आ जाती है, तो मैदानी इलाकों में पानी अवेलेबल है दोनों तरह से। कौन कौन से तरह से? रेन वाटर भी अवेलेबल है और कैनाल वाटर भी अवेलेबल है। बस अब तो फिर मसला ही ख़त्म हो गया ना। आपको मैं कह दूँ, इंसान की ज़िंदा रहने के लिए पानी ही चाहिए असल में। पानी चाहिए और गर्म मौसम चाहिए, ये दोनों चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं हमारे लो लैंड में। तो लो लैंड में सूरज चमकता है, गर्मी होती है, ज़बरदस्त, पौधा लगा सकते हैं।
हर तरह का पौधा लगा। अब पौधे को दूसरी चीज़ क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी होता है जी, दोनों तरह का पानी है। बारिश होती है, हमने ये बात की कि बारिश जो है वो यहाँ पे रेगुलर नहीं होती, कभी बहुत होती है, कभी नहीं होती, कभी बहुत होती है, क्योंकि मानसून का स्टाइल यही है, तो एक साल बहुत होगा, एक साल नहीं होगा। लेकिन कैनाल वाटर तो सारा साल ही आता है, क्योंकि एक स्पेशल एरिया दुनिया में चंद मुकामात में से एक है जहाँ 12 पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, सारा साल पिघलती रहती है, सारा साल हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए पानी मौजूद रहता है। तो कैनाल वाटर तो हमारे पास बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से लो लैंड की इकोनॉमी शायद ऐसी ना होती, अगर यहाँ हमारे पास कैनाल वाटर नहीं होता तो शायद ऐसी ना होती। लेकिन कैनाल वाटर होने की वजह से हमारी लो लैंड की पूरा जो माशरा है वेदर की वजह से कम अफेक्टेड है। जैसे कि बहुत गर्मी आ गई, अब यहाँ पानी नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सर्दी आ गई, पानी नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कैनाल सिस्टम ने हमारा जो वेदर का इम्पैक्ट था, सीजन का इम्पैक्ट था, जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट था, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। अच्छा, वैसे ही बहुत एक्सट्रीम वेदर यहाँ होता नहीं है। क्या लो लैंड कहाँ से शुरू होता है? इस्लामाबाद से लेकर और सिंध तक पूरा लो लैंड है हमारे पास, पूरा मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं होते, बर्फबारी कहीं भी नहीं होती। कभी हो जाए सालों में एक दफ़ा, तो ये हम अपने क्लाइमेट में शामिल नहीं करेंगे, सूखे बर्फबारी होती है। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होते, एक्सट्रीम हॉट नहीं होते, सिवाय एक दो एरियाज के। जैसे हमने कहा था जैकबाबाद बेचारा एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, वो किसी खास वजह से होता है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन लो लैंड की क्लाइमेट इज अ मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट टू हॉट, दरमियानी से गर्मी की तरफ जाती हुई समर्स, एंड मॉडरेट टू कोल्ड विंटर्स, मॉडरेट टू कोल्ड विंटर्स। तो इसकी वजह से लाइफ इज वेरी नॉर्मल। ऑल ईयर राउंड एग्रीकल्चर होता है, सर्दियों में सर्दियों की फसल, गर्मियों में गर्मियों की फसल, पानी पूरा साल अवेलेबल है। और ऑल ईयर राउंड इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ती तो किसी भी दिन आपको काम बंद नहीं करना पड़ता। ऑल ईयर राउंड एजुकेशन हो सकती है, ऑल ईयर राउंड आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंडक्ट कर सकते हैं। आप जानवर पाल रहे हैं, सारा साल एक ही जगह पाल सकते हैं, आपको लेके मूव करने की, ट्रांसहिमेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं इकोनॉमिकली, ये जोन सपोर्ट करता है हर तरह के काम को ईयर राउंड करने में। ठीक है, बात समझ आ गई। और यहाँ पे मेजर जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो क्या है? वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी लगी हुई है हमारे पास। आखिरी तज़किरा, कोस्टल जोन जो हमारे हैं, कोस्टल जोन की ज़िंदगी कैसी होती है? कोस्टल जोन की ज़िंदगी में दो मेजर फैक्टर होते हैं, एक होता है मछली और एक होती है ट्रेड। बस कोस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये दो बातें होंगी। बारिश की बात करेंगे, नहीं करेंगे, बारिश कोस्ट की एक जैसा मौसम रहता है। बहुत सर्दी की बात करेंगे, नहीं सर्दी नहीं पड़ती कोस्ट में, बहुत सर्दी नहीं पड़ती। बहुत गर्मी होती है, नहीं बहुत गर्मी नहीं होती। तो कोस्ट में जो क्लाइमेट है वो चूँकि एक कांस्टेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहता है, कम बेश कांस्टेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो कोस्टल जोन की जो लाइफ है वो बहुत एक जैसी रहती है पूरा साल, एक जैसी, सिवाय इसके कि हाँ कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं जबकि समंदर पे टाइड्स ऊपर आई हुई होती हैं, वेदर की वजह से साइक्लोन्स आए हुए होते हैं, तो फिशिंग मुतासर हो जाती है। अदरवाइज पूरा साल मछली पकड़ते हैं, पूरा साल तिजारत करते हैं, दोनों चीज़ें बराबर चलती हैं। कोस्टल जोन में तिजारत का क्या काम हो गया? ये अलग से ट्रेड क्यों लिखा? क्या पंजाब में ट्रेड नहीं होती, तिजारत नहीं, पंजाबी ट्रेड नहीं करते? क्या पठान ट्रेड नहीं करते? ये हम कोस्ट जोन से ट्रेड को क्यों मुंसलिक कर रहे हैं? इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो पानी के रास्ते होती है, समंदर के रास्ते होती है। हमने देखा कि समंदर में जब सामान डालते हैं तो वज़न उसका कम हो जाता है, उसको मूव करने में पेट्रोल बहुत कम खर्च होता है। पानी के जहाज़ को मूव कराने में फ्यूल बहुत कम खर्च होता है, इसलिए पूरी दुनिया पानी के जहाज़ से अपना सामान मूव कराती है, क्योंकि सामान का वज़न नहीं रहता ना। अगर आप बहुत भारी चीज़ को धक्का लगाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ट्रक को यूज़ करने में एनर्जी यूज़ होती है, ट्रेन को चलाने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, पानी के जहाज़ को चलाने में बहुत कम एनर्जी लगती है। वो खाली वज़न तो ऑटोमेटिकली जहाज़ तो बॉब हो रहा है, और हल्का सा धक्का भी लगता है तो जहाज़ चलने लगता है पानी का। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया ट्रेड जो करती है वो पानी से करती है, और पानी से ट्रेड करने के लिए समंदर चाहिए, समंदर कोस्टल एरिया में। इसलिए मैंने कहा कि कोस्टल एरिया में दो ही बातें हम करेंगे, फिशिंग और ट्रेड।
एग्रीकल्चर एज सच कोस्टल एरिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कहीं कहीं पाम ट्रीज हैं कोस्टल एरियाज में। पाम ट्रीज को खास दरख्त हैं, जैसे कोकोनट वगैरह के दरख्त हैं, वो जिन कोस्टल एरियाज में उगते हैं वहाँ उससे वो तेल वेल निकालते हैं, उससे बहुत ट्रेड करते हैं खाने के तेल की। हमारे मुल्क में नहीं होते। तो इसकी मेजर जो हमारे मुल्क में पाम ट्रीज की कोई ऐसी कल्टीवेशन हम नहीं कर सके अभी तक कोस्टल एरिया में। तीसरा अगर वो होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर और उसमें लिखते पाम ट्रीज और उसका तेल निकाल के पूरी दुनिया को बेचना और पैसे कमाना। ये मलेशिया में होता है, ये सिंगापुर में होता है, ये उस तरफ के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो हमारे यहाँ फ़िशिंग है और ट्रेड है। तो फ़िशिंग पे मैंने बात की, फ़िशिंग सारा साल होती है, सिवाय उन मौसमों के जिन मौसमों में मछली पकड़ने जाने में समंदर बहुत चढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल हो रही है, या कुछ सीज़न ऐसे होते हैं कि जब फिशेस का ब्रीडिंग सीज़न होता है तो सब भी कोशिश करते हैं कि मछलियाँ ना पकड़ें, वरना अगर ब्रीड करने से पहले मछली पकड़ ली तो अगली नस्ल नहीं आएगी, इसको पकड़ के हम खाएंगे। ठीक है, तो फिशिंग इज़ गोइंग थ्रू ऑल ओवर द ईयर, और ट्रेड भी पूरे साल चलती है, क्योंकि कोस्ट के साथ साथ हमने बनाई हुई है क्या, अपनी बंदरगाहें बनाई हुई हैं, जहाँ पे के दुनिया भर से जहाज़ आके लगते हैं और वो सामान अपना उतारते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का साहिल जो है, क्या कहीं भी कोई भी जहाज़ आके लग सकता है? नहीं, जहाज़ को लगने के लिए ना ख़ास तरह का माहौल चाहिए। जहाज़ अब इतने बड़े हो गए हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लिफ्टन के साहिल पे खींच के जहाज़ को लगा दें और हमारा सामान उतार लें। जहाज़ को लगाने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है, क्योंकि जहाज़ उस गहरे पानी में खड़ा होगा ऐसे करके। तो इतना पानी गहरा हो कि जहाज़ की नोक पानी के ज़मीन से ना टच हो जाए, वो ख़राब हो जाएगी। तो गहरा पानी लेकिन स्ट्रेट वाटर, जो बहुत ज़्यादा फ्लो ना कर रहा हो, ऐसा पानी उनको चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा एक आर्टिफिशियल इंतज़ाम करना पड़ेगा, पोर्ट बनानी पड़ेगी। ये पोर्ट क्या होगी, एक तो एक स्ट्रेट किस्म का पानी क्रिएट करेगी। तो हमारी जो जैसे कराची की बंदरगाह आप देखेंगे तो उन्होंने इस तरह से करके पानी को कॉर्डन ऑफ किया है, यहाँ से समंदर से कनेक्टेड है और ये उन्होंने एक जितनी हाइट का पानी जमा कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइड नहीं आती, ज़्यादा लहरें नहीं आ पाती, क्योंकि तोड़ दिया ना समंदर को यहाँ पे उन्होंने। और फिर यहाँ पे क्रेन्स नस्ब हैं बड़ी बड़ी, जहाज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टच होके खड़ा हो जाएगा, फिर क्रेन की मदद से सामान उतारा जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, वो सामान को उतारती हैं, फिर जहाज वापस चले जाता है। उसके बावजूद भी, बड़ा मैनेज करने के बावजूद भी, यहाँ इतना गहरा पानी हम नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि जब समंदर की लहरें चल रही हैं हल्की हल्की, तो मिट्टी हमेशा यहाँ पे आती रहती है और इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो फिर जहाज फंस जाते हैं यहाँ पे आके। फिर उसको हम मिट्टी निकालते हैं यहाँ से, ड्रेजिंग कहते हैं उसको, मिट्टी निकालने को ड्रेजिंग करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। फिर इतना गहरा हम इसको नहीं कर पाए कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाज यहाँ नहीं आ सकते। तो जो असल बड़े बड़े जहाज है ना, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं मदर वेसल्स। मदर वेसल बेचारी यहाँ खड़ी होती है, कहती है अब छोटे जहाज भेजो, सामान उतारवा के यहाँ लेके जाओ, फिर यहाँ पे सामान उतारो। हम नहीं आ सकते यहाँ पे। मदर वेसल कराची में नहीं आ पाती, क्योंकि वो हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बहरहाल सारा साल तिजारत होती है। क्या क्या सामान तिजारत करते हैं हम जहाज से पानी के, अपने मुल्क से बेचते हैं, दूसरे मुल्क से मंगाते हैं। क्या क्या मंगाते हैं, क्या क्या बेचते हैं, आपको अंदाजा है हम कौन कौन से गुड्स में ट्रेड करते हैं? कपड़े बेचते हैं, कपड़े मंगाते हैं, गंदम बेचते हैं, गंदम मंगाते हैं, चीनी बेचते हैं, चीनी मंगाते हैं। हमारे हम स्पेशल लोग हैं, हम एक ही चीज़ बेचते हैं वही वापस मंगाते हैं। ये खास मतलब हैरत अंगेज बात है कि यार आप लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, चीनी, इम्पोर्ट क्या करते हैं, चीनी है। आप लोग बेचते क्या हैं, गंदम, वापस क्या खरीदते हैं, गंदम है। सस्ती बेचते हैं, महंगी वापस मंगाते हैं। हम लोग गाय बकरी का गोश्त बेचते हैं, गाय बकरी का गोश्त मंगाते हैं। हम लोग जो है वो कपड़े बेचते हैं, कपड़े मंगाते हैं। हम लोग जो है वो स्पेशल लोग, डिपेंड करता है, बातों का वही चीज़ मंगा लेते हैं। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है वो जाती भी नहीं है, वहीं की वहीं होती है, वहीं से बेच, कहते हैं बेच दी थी अब वापस आई है, पैसे बढ़ा देते हैं बस उसके। खैर, उसके अलावा हम मशीनरी मंगाते हैं, पेट्रोल मंगाते हैं, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में आता है। हम सोयाबीन मंगाते हैं, सोयाबीन डस्ट उसमें क्रश फॉर्म में आता है, जहाज़ पे लदा हुआ होता है। आपने जहाज़ों को देखा होगा उस पर टैंकर, वो अपना वो कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, कंटेनर। लेकिन बहुत से जहाज़ ऐसे होते हैं कि कंटेनर में सामान नहीं आता उस पर। जैसे कि जो आपका सोयाबीन है ना, वो जहाज़ के ऊपर ऐसे ही लोड होता है बस, मतलब ये जहाज़ है, उस पर ऐसे लोड हो गया, ऊपर से डंप किया हुआ है, वो पूरा हीप है इतना बड़ा सा,
उसके ऊपर वो कपड़ा बंधा हुआ है, कपड़ा चढ़ा हुआ है। फिर कपड़ा उतारते हैं, फिर यहाँ से ये अनलोड करवाते हैं मुख्तलिफ ज़रियों से। वो सकर्स लगे होते हैं बड़े बड़े पाइप के, वो सकर्स की मदद से यहाँ से उड़ता है, यहाँ जाता है। सोयाबीन के साथ एक मसला है, लेकिन सोयाबीन या और इस तरह के जो डस्ट पार्टिकल वाले आइटम्स हैं ना, वो जब आते हैं, जहाँ लैंड करते हैं, तो उसकी डस्ट हवा में उड़ती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो हमारा जो कोस्टल ज़ोन है वो कहाँ से शुरू होता है? कराची के साहिल, बल्कि कराची के और कोने से ले लें और पूरा बलूचिस्तान के साहिल तक हम जाते हैं, तो ये कराची है। कराची में ही हमारे पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट बिन कासिम है और एक कराची पोर्ट है। फिर हमने अपने कोस्ट को और पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी पोर्ट्स होंगी उतने जहाज़ लगेंगे, उतने जहाज़ लगेंगे उतनी ट्रेड होगी। तो जो एक पोर्ट नई डेवलप हो रही है वो गवादर के नाम से डेवलप हो रही है। गवादर जो है वो बलूचिस्तान में है। और प्रोग्राम ये है कि चाइना का सामान ऊपर से लेकर, ऊपर वाले एरिया से लेकर हम नीचे गवादर तक, समंदर तक लेके आएँ और यहाँ से आगे बेचा करें या आगे भेजा करें। तो दिस इज़ दी लाइफस्टाइल। यहाँ मछेरे हैं या ताजिर हैं क्लाइमेट कोस्टल जोन में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिविंग, हाउ लाइफ गोज़ ऑन इन दीज 4 क्लाइमेटिक जोन्स। अब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो मसाइल हैं इनमें, कभी फ्लड्स आते हैं, कभी स्टॉर्म्स आते हैं, दरियाई इलाकों में फ्लड्स आते हैं, समंदरी इलाकों में तूफ़ान आते हैं, एरिड जोन के अंदर बारिश नहीं होती, तो उसको आप कहत आ जाता है। तो हाईलैंड में स्नो स्टॉर्म्स और लैंडस्लाइडिंग होती है। तो ये 2-3 तरह के जो मसाइल हैं, इन मसाइल को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने हमारे क्लाइमेटिक ज़ोन के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से कभी-कभी मसाइल आते हैं और हम उनसे कैसे निकले थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।